नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यूजीसी ने हाल ही में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो नेट के ज़रिए जो है वो जो एडमिशन्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स या फिर दूसरी कैटेगरीज में तमाम जो कैंडिडेट्स हैं जिनको कि हम दिव्यांग श्रेणी भी कहते हैं, और इसके अलावा किस तरीके से जो है वो जेआरएफ, नेट और जो है वो केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स के सीटों का आवंटन हो, इन तमाम जो है वो चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए एक कमेटी यूजीसी ने गठित की है। और इसमें खुशी की बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन के फॉर्मर हेड और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर राजेश को इसका चेयरपर्सन बनाया है। स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर। और डॉक्टर साहब, ये क्या कमेटी है और किस तरीके से काम करेगी? देखिए मुनमुन जी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब नेट के माध्यम से पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये तीनों चीज़ उसी एक नेट एग्ज़ाम के माध्यम से हो रहा है। अलग अलग विश्वविद्यालय पहले जो अपना कंडक्ट करती थी टेस्ट पीएचडी के लिए, वो अब इसी नेट के एग्ज़ाम के माध्यम से होगा। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है तीनों पर्पस के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। अब इसमें ये जो कमेटी है जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ, ये कमेटी स्पेशली जो डिफरेंटली एबल्ड के लिए जो उनका अलग अलग पैरामीटर्स है, पैमाना है, जो भी है, उनका कैसे ट्रूली रिप्रेजेंटेशन हो, जिससे कि जो 5% रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में उनके सारे जो मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है उनको जस्टिस मिल पाए। तो इसको लेकर के रिलेवेंट प्लेसेस से इस कमेटी को बनाया गया है। तो क्या मतलब इसके पहले जो है वो एडमिशन्स में ऐसा लगता था कि पारदर्शिता नहीं है या क्या था? नहीं, पारदर्शिता तो था, लेकिन कई बार मान लीजिए जैसे आप पोर्टल ओपन करते हैं या पोर्टल पर सभी क्राइटेरिया वाले अपनी बात रखते हैं, तो कुछ न कुछ को ऐसा लगता था कि हमारा जो माने एक यूनिट है वो ट्रू ढंग से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। या तो मान लीजिए एक क्राइटेरिया वाले का हुआ है, दूसरे का नहीं हुआ, तो आपस में कुछ एक कन्फ्यूजन बना रहता था। ये कमेटी उसको ये देखेगी जो भी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है और अब तक के जो प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, उस प्रैक्टिसेस को ध्यान में रख के जो पोर्टल खुले इन तीनों क्राइटेरिया के लिए, उसमें सभी को जस्टिस ट्रूली मिल पाए और वो ये देख पाए कि नहीं, हम भी इस 5% क्राइटेरिया में सही ढंग से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आपके साथ जो है कितने मेंबर्स और रखे गए हैं? हमारे साथ यूजीसी की मैडम है जिनको देख रेख कर रहे हैं, 3-4 और अलग अलग मेंबर हैं जो इसके स्पेशलाइज यूनिट से आते हैं। कि मान लीजिए जो पहले से कोई इस नेट को एक देख रहे होते हैं, या अलग से गवर्नमेंट का वो जो इस यूनिट को देख रहा होता है, या और दूसरी यूनिवर्सिटी में जो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे साथ 5-6 जो हायर लेवल के मेंबर हैं, वो सभी मेंबर और यूजीसी के नुमाइंदे के साथ वो हैं जो स्पेशलाइज्ड एरिया से और अब तक जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेज है उस प्रैक्टिसेज को जोड़ते हुए उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कहीं भी किसी तरह का फ्लॉ या कमजोरी भी इसमें न रह पाए और अपने इस कंट्री में इस वर्ग के सभी बच्चों को एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। तो अभी कमेटी की कोई मीटिंग हुई है या अभी होगी? कमेटी की एक प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई। प्रिलिमिनरी मीटिंग के बाद हम लोग उसके रिपोर्ट की भी बात कर रहे हैं और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम अपनी रिपोर्ट बनाए दोबारा हमारी ऑफलाइन मीटिंग हो और वो पोर्टल पर जाने से पहले एक पूरा पुख्ता हमारा एक ऐसा बन जाए क्राइटेरिया जिससे हर वर्ग के बच्चों को, चाहे वो अर्बन में हो, रूरल में हो, किसी भी सोशल क्राइटेरिया, क्योंकि ये क्राइटेरिया सब पे लागू होता है, SC ST
ओबीसी, यूआर, इकोनॉमिकली वीकर, किसी सेक्शन के बच्चे इसके एडवांटेज ले सकते हैं। तो उसके लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो और ये न लगे कि ये कुछ 2-3 जो प्रीडोमिनेंटली डिफरेंटली एबल्ड के जो दिखाई देते हैं सिर्फ वही रिप्रेजेंट होते हैं। नए नए जो भी क्राइटेरिया भी आए हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेकर के हो या मेंटली एस्पेक्ट को लेकर के हो, डिसेबिलिटी के अलग अलग जो टाइप्स हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन सबको शामिल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, उन सबों को चाहे वो मेंटल एस्पेक्ट पे हो, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे हो, वो ट्रू ढंग से उन सबों का रिप्रेजेंटेशन उसमें होता है। तो अब ये जो अभी कमिंग जून में जो नेट एग्जाम होगा, तो क्या ये जो एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट देगी उसी समय से लागू हो जाएगा? ये जल्दी से जल्दी देना है, क्योंकि नेट ब्यूरो को यूजीसी की तरफ से ये जाना है कि हमें क्या चीज़ उस पर पोर्टल पे करना है। तो इसको बिल्कुल ही डिले नहीं किया जा सकता। इसको एट द अर्लीस्ट हमें अपना कमिटी को फाइनल रिकमेंडेशन देना है, जिसको बेसिस बनाकर नेट अपने आप को सभी वर्ग को सेटिस्फाई कर पाए। क्योंकि जैसा कि हमने आप बार बार बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीएचडी हो, पीएचडी के 30 पॉइंट्स आजकल अपॉइंटमेंट में मिल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो बाय एंड लार्ज ये एम्प्लॉयबिलिटी का पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप होने के कारण ये प्रीडोमिनेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है इसको कवर करने का। अच्छा, और ये जो जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद क्या आपको लगता है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंक्लूडिंग ड्यू, वहाँ पर पीएचडी एडमिशन्स में कितना बड़ा चेंज आएगा? देखिए, चेंजेस की जो बात है कि चूंकि वहाँ पे जो भी बच्चे उसके द्वारा निकल के आएंगे, तो अब तक जिनको भी लगता था कि हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं हमारा इनजस्टिस हो रहा है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में बैठे हो, किसी सोशल वर्क के हो, रूरल हो, अर्बन हो, उन सबों को ये लगेगा कि हमारे साथ भी वही जस्टिस किया जा रहा है, तो जो दूसरे हमारे डिफरेंटली एबल्ड ग्रुप के साथ हो रहा है। तो जो थोड़ी सी उनके मन में कहीं न कहीं कोई शंका हो, कोई कुंठा हो, कोई ये लगे कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, वो सारे शंकाएं उनके साथ मिलके एक ट्रूली डेमोक्रेटिक स्पिरिट में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अच्छा, ये बात तो डॉक्टर साहब डिसेबिलिटी की रही। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों जो है वो नॉर्मल जो कैंडिडेट्स हैं, तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ में और डिपार्टमेंट्स में केवल जीआरएफ वालों को ही बुलाया गया पीएचडी एडमिशन्स के लिए, इंटरव्यू के लिए। उसको लेकर कई हंगामे भी हुए, ड्यू के भी कई विभागों में ऐसा हुआ। तो क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ भी होगा, जैसे आपने जिक्र भी किया कि एक दो डिसेबिलिटी है उन्हीं को बुला लो, बाकी सबको छोड़ दो, तो उसको कैसे देखेगी कमेटी? देखिए, जो अगर व्यक्तिगत रूप से माना जाए कि इस कमेटी के परव्यू में तो ये नहीं आता, लेकिन जहाँ तक हम भी एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं और पीएचडी और इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग अलग विभागों में कर भी रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जेआरएफ वाले बच्चों को हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, उन्हीं को हम इनवाइट करते हैं। नेट और खाली पीएचडी वाले को हम कई बार बुला भी नहीं पाते, और बुलाते तो उनको नहीं करके इसको और भी वाइड करने की आवश्यकता है। और दूसरी, हम लोगों की जैसे यूनिवर्सिटी में जेआरएफ बच्चे कैसे आए, तो एक और चीज़ देखिए, इसके लिए चाहे आप गाइड कहिए, चाहे कोचिंग करिए, या चाहे उनको एडिशनल ये करिए, हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम को अंडर एनएपी 2020 सभी यूनिवर्सिटी को इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। उनको बाहर के खाली कोचिंग के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जरूर ये देखना चाहिए कि बच्चे नेट हैं, कुछ परसेंट से कम आ रहे हैं, बच्चे पीएचडी हैं, ये करें, उनके लिए एक एनेबलिंग इन्वायरमेंट बने, वो टीचर और वो माहौल उनको एक सही स्पिरिट के साथ कर पाए। जिस चीज़ की कमी मुनमुन जी हमें दिखाई दे रही है कि बच्चों का एक ट्रू इंगेजमेंट और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के एनएपी आने के बाद भी जितनी उम्मीद करने की थी उस दायरे में हम लोग शायद नहीं कर पा रहे हैं। वो जो एक माहौल होना चाहिए वो क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो एक डिसकनेक्ट उन बच्चों को रहता है, चाहे वो रूरल एरिया से रहे हैं या स्लो लर्नर होते हैं, या मान लीजिए वो लगे कि हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पिछड़े हैं।
उनको मौका नहीं मिल पाता। इसके लिए हमें एक माहौल बनाने की तो आवश्यकता क्या मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी जो है वो नेट के एग्ज़ाम की ट्रेनिंग को लेकर भी कुछ चीज़ें शुरू होनी चाहिए, आप मानते हैं ऐसा? 100% होनी चाहिए। देखिए, आप अभी कंटिन्यूइंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, मैं सीनियर प्रोफेसर के रूप में बैठा हूँ। मैं जिस बात को एडवोकेसी करता रहा और करता रहूँगा कि हम सभी 24/7 सिस्टम इंस्टीट्यूशन के एस्पेक्ट हैं। हम जहाँ बैठे हैं ये 3-4 बजे क्यों बंद हो, कभी हम उनको अलग अलग नेट की कोचिंग दें, अगर उनको इंग्लिश की या कोई लैंग्वेज की डिफिशियंसी है वो दें, कहीं साइंस मैथमेटिक्स की डिफिशियंसी वो दे दें। हम अगर टीचर नहीं है, कहीं आप टीचर हैं, कहीं वो टीचर, माने हम इस व्यवस्था को लगातार चलते रहें, क्योंकि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं खोला जाए और ब्रॉडर किया जाए, और वो बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा पे नहीं कर सकते, ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं कि उनका इनकम कम है, अब वो जेआरएफ के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए तो वो कैसे कर पाएंगे? इस चीज को हम ट्रू ढंग से जितना रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए नहीं कर पा रहे, और ब्रॉडर, चाहे हमारा वो टीचर्स यूनियन हो, स्टूडेंट यूनियन हो, इनके प्रति उनको और सजग होना चाहिए, जो सजगता अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी, तो ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो आपके ये जो एक्सपर्ट कमेटी है कुछ ऐसे सुझाव यूजीसी को भी देगी। बिल्कुल, हम लोग जो है हमारी कमेटी सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड के लिए नहीं, हम लोगों की कोशिश ये होगी कि थोड़ा इसको और भी वाइड करके जो हमारे दायरे से थोड़े बाहर है उन पे भी कुछ रिकमेंड करे या उनको रिक्वेस्ट करे कि भाई इन पे भी कमिटी बना के किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम सबों के ऊपर जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इन ट्रू स्पिरिट में NAP 2020 को लागू करना, और लागू करने के ये सारी कमिटियाँ और ये चैलेंजेज है जिससे रिलेटेड आप सवाल कर रहे हैं। नहीं, क्या आपको आपके इतने लंबे समय के अनुभव में आपका कोई स्टूडेंट जो बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से रहा हो और उसको किसी डिसेबिलिटी भी हो और उसको कहीं पर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिला? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हम लोग के कई बच्चे, हमें याद है अंकिता जथुरी हमारी अपनी स्टूडेंट रही, इसी क्राइटेरिया से रही, अभी देहरादून में वो स्टेट लेवल के जॉब में रही। हम उसके साथ या कई बच्चे हमारे, गौरव जिसकी हमने बात की है वो SC कैटेगरी से अपना रहा, उसके साथ बराबर उसने यूनिवर्सिटी में जगह जगह बात करके कोशिश की कि उनको एक्स्ट्रा अपने लेवल पे कोचिंग दिया जाए और लोगों से जोड़ा जाए। तो हम, आपको जैसा पता होगा मुनमुन जी, कि हम अपने लाइफ में जब SC ST OBC के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और लाइफ स्किल्स के 9th प्लान, 10th प्लान, 11th प्लान हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्लानिंग यूनिट से फंडिंग लेके करते रहे हैं, और हमें याद है कि पार्लियामेंट में जब जवाब मांगा जाता था इन बच्चों के लिए क्या किया, तो उनके लिए हम उनको ट्रेनिंग कैपेसिटी, तुम बायोडाटा कैसे बनाओगे, तुम लिखोगे कैसे, बोलोगे कैसे, वो ट्रेनिंग देते थे। जो बच्चे, बहुत से अभी बच्चे, आपको सुरेंद्र दिखेगा हिस्ट्री में PhD करते हुए, उसकी शुरुआत इसी कैपेसिटी बिल्डिंग से हुई थी। अगर आप उनसे इंटरव्यू लें और बात करें तो हम ऐसे बच्चों को कोशिश करते पकड़ने की जो साइलेंस में रहते हैं, बहुत एक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने गरीबी के कारण, पारिवारिक बैकग्राउंड के कारण छिपे रहते हैं, दबे रहते हैं, उनको आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश होगी। मतलब इस तरह की योजनाएं हों तो उनकी भी पर्सनल ग्रूमिंग होगी और वो करियर एडवांसमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें हमारे चाहे टीचर हों या अलग अलग जो स्टेक होल्डर यूनिवर्सिटी है, उनको और ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल करने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश हमें समय देने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से कि आपको कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। तो आपने सुना डॉक्टर राजेश को, और ये कमेटी जो है वो बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। इसकी एक मीटिंग हो चुकी है, और दिल्ली विश्वविद्यालय की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।